औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं पेज नंबर 210 से। ये हमारा चैप्टर 5 चल रहा है बेटा चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस वाला। तो आज हमने पढ़ना माल न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन, इसको जो मर्ज़ी पढ़ लें। खुराक की कमी, कुछ बच्चे जो खुराक की कमी का शिकार हो जाते हैं तो उनमें क्या क्या अलामात होंगी, क्या क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है और आसान है। बिल्कुल एक बार पढ़ लिया आपने तो इसके अंदर से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs तमाम जो है वो आपके हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी बच्चे ने इससे पिछले लेक्चर नहीं लिए तो मेरे चैनल ईजी फार्मेसी LHV CMW उसकी प्ले लिस्टों में जाके वो ले सकते हैं बेटा। तरतीब से सारे लेक्चर मौजूद हैं। तो पढ़ते हैं बेटा माल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी इसको बोलते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन जो है वो खुराक की साइंस है। एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स की साइंस है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? खुराक के अज्जा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं। तो ये साइंस है न्यूट्रिशन इनकी। एंड द रिलेशनशिप, और इनका ताल्लुक आपस में टू हेल्थ, सेहत से, एंड डिजीज़ और बीमारी से। तो खुराक की कमी से किस तरीके से सेहत मुतासर होती है और किस तरीके से हम बीमारियों का शिकार होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं बेटा? न्यूट्रिशन में। प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड अपॉन द एडिक्वेट सप्लाई। क्या असूल हैं बेटा न्यूट्रिशन के? वो इन्हिसार करते हैं कि कितनी काफ़ी मकदार में खुराक सप्लाई हो रही है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड जो हमें ज़रूरी होते हैं बाय द बॉडी, जिस्म को, फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा नशोनुमा के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द नॉर्मल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कि हमारी नॉर्मल खुराक की ज़रूरियात कौन कौन सी हैं। बिलो इज़ द कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एट वेरियस एजेस, और इससे नीचे दिए जा रहे हैं कि कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बच्चे की मुख्तलिफ़ एजेस में। तो अगर इन्फेंट है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, तो उसको बेटा 110 कैलोरीज पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। यानी कि अगर बच्चा 3 किलो का, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको 3 से ज़रब दे लेंगे 110 को, तो ये तकरीबन हो जाएगी 330 कैलोरीज़ हर रोज़ाना उसको चाहिए होंगी। ठीक है, ये कैलोरीज़ पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से है। 1 से 3 साल का बच्चा होगा तो 100 कैलोरीज़, और 4 से 6 साल का बच्चा होगा तो 90 कैलोरीज़, 7 से 9 साल का बच्चा होगा तो 80 कैलोरीज़, और 10 से 12 साल का 70 कैलोरीज़, और 13 से 15 साल का जो बच्चा है वो 60 कैलोरीज़। देखें, जैसे जैसे बच्चे की उम्र में इजाफा होता जा रहा है पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से उसकी कैलोरीज़ में कमी आती जा रही है। जब बच्चा जितना छोटा होगा उसको कैलोरीज़ भी ज़्यादा चाहिए होंगी क्योंकि उसने ग्रोथ करनी होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा बिल्कुल जवान हो जाता है और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और बस उसको मेंटेन रखना पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो रिक्वायरमेंट है मज़ीद कम होती चली जाती है और बुढ़ापा आता है उसके अंदर। तो लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो फिर वो बता रहा है कि सोर्सेज क्या हैं कैलोरिक सप्लाई के, कैलोरी कहाँ से आती है, आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर कोई आ जाए कि क्या है सोर्सेज कैलोरीज के, तो आपने बताना है कैलोरी हमें आती है लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराक के अज्जा हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या होती हैं? जो गोश्त और दालें खाते हैं वो प्रोटीन होती है बेटा। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है? जितना मीठा खाते हैं, चीनी, ग्लूकोज, शहद, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और लिपिड्स क्या होती हैं? जितनी चिकनाइयाँ, देसी घी, मक्खन, घी वाला पराठा, सालन में तरी, ये तमाम चीज़ें जो चिकनाई हैं वो लिपिड्स कहलाती हैं बेटा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी क्या हैं? कैलोरी का सोर्स हैं। यहाँ से आपको कैलोरीज आती हैं। सोर्सेज ऑफ कैलोरिक सप्लाई आर कार्बोहाइड्रेट्स। कैलोरिक सप्लाई का जो ज़रिया है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं। ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मैंने इसीलिए समझाया कि अब ये बात होती रहेगी तो हम इनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट ही पढ़ेंगे। बाकी जो अभी मैंने बताया वो आप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे जो बच्चे इस एज में पहुंच चुके हैं तो उनको सारा पता ही होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होती क्या हैं। ऑन एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट इज़ इन प्री स्कूल चिल्ड्रन इज़ 100 to 120 ml पर किलोग्राम पर डे। हर बच्चे को जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है यानी स्कूल नहीं जाता तो उसको हर रोज़ाना पानी कितना चाहिए? 100 से 120 ml पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से भी मारूजी बन सकती है बेटा, इतना चाहिए। क्योंकि बेटा ये जितने भी है ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका ना एक अमल होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन टूटना। तो ये जब तक टूटेंगे नहीं तो हमें एनर्जी नहीं देंगे, तो इनके टूटने के लिए वाटर चाहिए होता है। तो ये ज़रूरी हैं। तो बच्चे को पानी की ज़रूरत कितनी होती है? 100 से 120 ml पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज टू मीट कैलोरिक नीड्स। ठीक है, तो ये इस पानी को कौन इस्तेमाल करता है बेटा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इस्तेमाल करते हैं
ताकि हमें कैलोरिक नीड्स जो हैं वो पूरी की जा सकें। तो ये प्रोटीन क्या होती हैं? कंट्रीब्यूट टू एनर्जी इनटेक एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन हमें हिस्सा डालती हैं जो हमारी बॉडी को जो ज़रूरी होते हैं और कुछ गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड होते हैं उनके लिए, उनकी तैयारी के लिए, एंड टिश्यू ग्रोथ और टिश्यू की ग्रोथ के लिए, एंड रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट क्या होता है? कुछ टिश्यूज़ या सेल उनकी डेथ हो गई तो उनकी जगह पे जो नए सेल आएंगे वो रिप्लेसमेंट कहलाएगी। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं बेटा? जो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती, जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं, वो क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड ज़रूरी हैं। और जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद ही तैयार कर लेगी, उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती बाहर से, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं? नॉन एसेंशियल, गैर ज़रूरी। ज़रूरी तो वो भी हैं लेकिन हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तो इसलिए वो नॉन एसेंशियल कहलाते हैं। तो जो प्रोटीन है बेटा वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारा मकान ईंटों से मिलकर बना है, इसी तरीके से हमारी प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनी है? अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड जो है एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल, उनका सोर्स क्या हो गया? आपका प्रोटीन हो गई। ठीक है, फिर आ जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, यहाँ मैं बात बताता चलूँ, आपकी बॉडी की जो टोटल रिक्वायरमेंट है बेटा, उसका जो 50% है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से आता है, और 20% जो है वो प्रोटीन से आता है, और 30% आपका फैट से आता है। तो प्रोटीन क्या था? 20% दे रही थी हमें। अब कार्बोहाइड्रेट कितना देती है? 50% देती है। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। तो सप्लाई द बल्क ऑफ द डाइट, ये हमारी खुराक में सबसे ज़्यादा सप्लाई की जाती है। दे प्रोवाइड द मोस्ट ऑफ द बॉडी नीड्स, ये हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात हैं ज़्यादातर इसी से पूरी होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की गैर मौजूदगी में बॉडी यूजेस प्रोटीन एंड फैट्स फॉर एनर्जी, बॉडी जो है प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन द लीवर, कार्बोहाइड्रेट्स किस में स्टोर होती हैं? जिगर में, एंड मसल्स, और मसल्स में एज अ ग्लाइकोजन के तौर पे। तो यहाँ से ये बात भी पता चली बेटा, जो फैट होती है चिकनाई होती है, और प्रोटीन्स जो है वो आपके गोश्त और मसल्स होते हैं। जो लोग इंतहाई फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं मीठा खाना छोड़ दें आप। तो जैसे ही वो मीठा खाना छोड़ेंगे, अब 50% एनर्जी कहाँ से आनी है? कार्बोहाइड्रेट से आनी है। तो कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी आएगी नहीं, तो बॉडी क्या करेगी? जो आपकी बॉडी में मोटापा है, फैट है, जमा हो गई है, तो उसको खाना शुरू कर देगी, उसको यूज़ में लाना शुरू कर देगी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, और आपका जो है वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन बहुत सारे लोगों से ये होता नहीं है जो मीठे के शौकीन हैं। तो फैट्स आ गई, फिर आप फैट्स आर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स जो है वो सबसे बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का। दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का जो है वो लाजमी हिस्सा बनाते हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये बेटा फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। टोटल विटामिन 6 होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ए, डी, ई, के जो होते हैं फैट सॉल्युबल। तो ये फैट्स हैं बेटा। लिपिड्स क्या होती हैं? फैट्स। तो ये बहुत अहम जो है वो सोर्स हैं कि विटामिन ए, डी, ई और के इस फैट्स के साथ ही मिलके जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के आर पार। द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन इज़ गिवन इन द सब्सिक्वेंट यूनिट। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है न्यूट्रिशन के बारे में वो किसी और चैप्टर में दी जाएगी, बल्कि हम पिछले चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनमें दी जा चुकी है बेटा। मज़ीद भी आगे हो सकता है किसी और चैप्टर में दें। मेल न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ। मेल न्यूट्रिशन क्या है? हेल्थ में ख़राबी है। रिजल्टिंग फ्राम डेफिशिएंसी, किसकी वजह से हुई है? कमी की वजह से हुई है, एक्सेस या ज़्यादती की वजह से हुई है, और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स के इम्बैलेंस की वजह से हुई है। अच्छा बेटा, ना तो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, ना ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं, ना ही इनकी इम्बैलेंस मिकदार चाहिए होती है। इन तीनों मिकदारों में से अगर कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको जो है वो हेल्थ की इम्पेयरमेंट हो जाएगी, यानी आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। इट इंक्लूड्स अंडर न्यूट्रिशन। पहले अगर हम कम लेंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? अंडर न्यूट्रिशन। विच रेफर्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज। इससे हमें क्या होगा कि कैलोरीज हमारे कम हो जाएंगी। एंड आर वन और मोर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। एंड ओवर न्यूट्रिशन। दूसरी सूरत हाल क्या होती है? ओवर न्यूट्रिशन, जो हमने ऊपर पढ़ा एक्सेस यानी ज़्यादती होना। विच इज़ एन एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, जो जिसमें ज़्यादती हो जाएगी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की। यूजुअली ऑफ कैलोरीज, खास तौर पर कैलोरीज की। जो लोग बेटा मोटापे का शिकार हैं वो क्या हैं? उनको हम क्या कहते हैं? ओवर न्यूट्रिशन, यानी जितनी उनकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खाया उन्होंने, ओवर न्यूट्रिशन ले लिया। और जो इंतहाई कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अंडर न्यूट्रिशन। तो इस चीज़ से आप अपनी सेहत का खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप मोटे हैं तो आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं,
न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। और अंडर न्यूट्रिशन वाली क्या हैं, कमज़ोर हैं, जो जितना उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की वो उससे कम ले रहे होते हैं, तो वो अंडर न्यूट्रिशन कहलाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। कुछ रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन की वजह बनते हैं। उसमें कुछ फैक्टर्स माँ के हैं बेटा, वर्किंग इनकम्पिटेंट है, और फादर के हैं कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे माँ के हैं, माँ बेचारी ठीक से काम नहीं कर पा रही, बाप जो है वो भी बेरोज़गार है। पेरेंटल लॉस हो गया, पेरेंटल लॉस में कहते हैं या माँ मर गई या बच्चा बाप, पेरेंटल लॉस कहलाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि डाइवोर्स होगी, माँ अलग रहना शुरू होगी, बाप अलग रहना शुरू हो गया, तो ये पेरेंटल लॉस में आएगा, जिसमें डेथ या डिजर्शन हो गया, मर गया, माँ मर गई या बाप कोई एक भी, या डिवोर्स हो गया या सेपरेशन, तलाक हो गई तो अलग अलग हो गए। इनएडिकेट चाइल्ड केयर फॉर वर्किंग मदर्स, या कुछ ऐसी माएँ हैं जो जॉब करती हैं और वो अपने बच्चे को ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही। कुछ औरतें खेतों में मजदूरी वगैरह भी करती हैं बेटा, कुछ वर्किंग वोमेन होती हैं जो ऑफिस में स्कूल्स में पढ़ाना, ये वो इस तरह की। फिर ड्रग एडिक्शन इन द फैमिली, या फैमिली के अंदर कोई नशे के आदी हैं या माँ भी नशे की आदी। दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है, अल्कोहलिक मदर्स होती हैं या स्मोकिंग करती हैं औरतें, तो ऐसा भी हो सकता है। मोर देन 2 चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, यानी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो गए और 2 बच्चे हैं, अभी एक बच्चा 5 साल का नहीं होता तो दूसरा बच्चा ही पैदा होगा, तो यानी 2 बच्चे बैक वक्त 5 साल से कम हैं, तो ये माँ की वजूहत है माल न्यूट्रिशन होने की, तो बच्चे पर तवज्जो नहीं दे पाएगी। और प्रीवियस इन्फेंट चाइल्ड डेथ, या पिछला जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी मौत हो गई। इवन इफ़ वन रिस्क फैक्टर इज़ आइडेंटिफाइड द चाइल्ड शुड बी कंसिडर्ड एट रिस्क। इनमें से कोई एक फैक्टर भी पाया गया तो हम ये समझेंगे कि बच्चा जो है वो ख़तरे में है। फिर ये वजूहत आ जाएंगी चिल्ड्रन। बच्चे में क्या वजूहत है बेटा, लो बर्थ वेट, बच्चा पैदा हुआ था उसका वज़न जो है 2.5 किलो से कम था, 2.5 kg से कम हो तो उसको अंडर वेट या प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, लो बर्थ वेट। ट्विन 2 बच्चे थे तो ठीक से खुराक पूरी नहीं हो रही, माल न्यूट्रिशन हो जाएगी। मिक्स फीड्स आर बोतल फीडिंग, आप मिक्स फीड खिला रहे हैं उसको या बोतल से फीडर से दूध पिला रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होगी, वो भी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। डिलेड फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड, आप बच्चा जो है वो 6 माह से डॉक्टर कहते हैं कि उसको सॉलिड जो है फूड देना शुरू कर दें, लेकिन आपने 8 माह 9 माह हो गए हैं माँ के दूध पे ही है, तो आपने सॉलिड फूड जो है उसको देर से शुरू करवाए हैं, तो इसलिए भी उसको खुराक की कमी का शिकार हो जाएगी, यानी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा वो बच्चा। तो बेटा ना तो बहुत जल्दी जो है वो सॉलिड फूड उसको स्टार्ट करवाने होते हैं और ना ही ज़्यादा देरी से, यानी 6 माह डॉक्टर कहते हैं कि 6 माह तक बच्चे को इवन के वाटर भी नहीं देना। तमाम ज़रूरियात बच्चे की कहाँ से पूरी होंगी, माँ से, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो कुछ ना कुछ ठोस ग़िज़ाएँ उसको देना शुरू कर दें। कुछ लोग होते हैं कि 2 माह 3 माह से ही कुछ ना कुछ उसको देना शुरू कर देते हैं, ये भी बात ठीक नहीं है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ माएँ होती हैं कि 8-9 माह 10 माह तक बच्चे को दूध पे ही रखती हैं, ये भी बात ठीक नहीं है। 6 माह से स्टार्ट करवाना, 6 माह से पहले भी नहीं, 6 माह के बाद भी नहीं। तो डिलेड फीडिंग ऑफ द सॉलिड फूड्स, तो इसमें आएगा ये कि देरी कर दिया आपने सॉलिड फूड देने में। अच्छा, क्रोनिक रिकरेंट डायरिया, कुछ बीमारियां होती हैं बेटा एक्यूट और कुछ होती क्रॉनिक। एक्यूट बीमारियां होती हैं जो 15 दिन से कम तक रहती हैं, जैसे बुखार हो गया ठीक हो गया, मोशन लग गया ठीक हो गए। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं, जैसे फालेज हो गया, शुगर हो गया, ये क्रॉनिक बीमारियों में आती हैं। तो किसी किसी को ये डायरिया जो मोशन है ना, ये भी क्रॉनिक होता है, यानी लंबे अरसे तक चलता है कुछ बच्चों में और बार बार उनको होता ही रहता है, उसको रिकरेंट बोलते हैं। तो क्रोनिक डायरिया यानी मोशन लगे रहते हैं उसको और बार बार दोबारा लग जाते हैं मोशन। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और बार बार सांस के इन्फेक्शन हो जाते हैं। मीज़ल्स, उसको खसरा है। टीबी की बीमारी, वूपिंग कफ, और उसको खन्नाक है या उसको कहते हैं काली खांसी, ठीक है। और रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस कहते हैं बेटा ITIS जहाँ लगी होगी वो सोजिश के मीनिंग्स में आती है। और मीडिया मिडल एयर से है। कान 3 किस्म का होता है बेटा, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। तो मिडल एयर के अंदर सोजिश हो जाना, तो उससे भी क्या है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पिएगा और उस खुराक की कमी का शिकार हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। और नमोनिया है। नमोनिया क्या होता है, फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन। डबल नमोनिया भी होता है, सिंगल नमोनिया भी होता है। एक फेफड़े में इन्फेक्शन हो तो सिंगल नमोनिया, दोनों फेफड़ों में हो तो डबल नमोनिया है। तो ये तमाम किस्म की जो बीमारियां हैं, इनसे बच्चा खुराक की कमी का शिकार हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगी। इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन, और वैक्सीन करवाई तो हैं लेकिन मुकम्मल नहीं करवाई। और अदर्स कुछ फैक्टर हैं
कंजेंटल एनोमलीज यानी पैदाइशी कुछ बीमारियां खराबियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्लेफ्ट लिप है। कुछ बच्चों के पैदाइशी तौर पे तालू भी कटा होता है या होंठ भी कटा होता है, और ऐसा बच्चा ना दूध ठीक से नहीं पी सकता, वो पिएगा तो उसके मुंह से बाहर आने लग जाता है। तो क्लेफ्ट लिप होंठ का कटा होना, क्लेफ्ट पैलेट हो तो तालू का भी कटा होना, तो इस तरह की बीमारियां कंजेनिटल होती हैं, पैदाइशी होती हैं। तो अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं माँ में, बाप में या इस बच्चे में, तो वो बच्चा किसका शिकार हो सकता है? माल न्यूट्रिशन का। ठीक है। फिर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, गुर्बत और जो इलिटरेसी है यानी जहालत, जिसमें पढ़ा लिखा ना होना, आर कंसिडर्ड, हम इसको ये कंसिडर करते हैं, जहन में रखते हैं, ख्याल करते हैं कि यूनिवर्सल रिस्क फैक्टर्स, ये पक्के उसके रिस्क फैक्टर हैं कुदरती तौर पे, कि गुर्बत और जो है जहालत, ये इस वजह से भी बच्चा जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। एक तो गुर्बत है, वो खिला पिला नहीं सकते, दूसरा उनके तालीम की कमी है, उनको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा ही कोई नहीं। फिर बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, असेसमेंट ऑफ प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन, कैसे हम प्रोटीन और कैलोरिक माल न्यूट्रिशन को हम असेस करेंगे, इसको पीसीएम बोलते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं जो कोई भी बशर है, इंसान है, उसकी पैमाइश का जो तरीक़ाकार है उसको हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं। इफेक्टेड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन आर, मुख्तलिफ़ किस्म की जो माल न्यूट्रिशन है उससे जो मुतासर होते हैं वो क्या हैं? वेट है, बच्चे का वज़न मुतासर होता है, डिक्रीज़ वेट फॉर हाइट, बच्चे का हाइट के साथ साथ जो वेट बढ़ना होता है वो कम हो जाएगा, इसको कहते हैं वेस्टिंग। ठीक है। और ये ज़ाया हो रहा है, यानी कि जो आप बच्चे की ग्रोथ का जो पीरियड है वो ज़ाया हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट माल न्यूट्रिशन। डिक्रीज़ वेट फॉर एज, उम्र के हिसाब से उसका वज़न कम होना, इसको क्या कहते हैं? अंडर वेट। ठीक है। फिर आ जाएगा हाइट, डिक्रीज़ हाइट फॉर एज, एज के हिसाब से उसकी हाइट कम होगी, इसको स्टंटिंग बोलते हैं। अच्छा बेटा, वेस्टिंग, अंडर वेट, स्टंटिंग, अगर ये ऐसे अल्फाज आएंगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। स्टंटिंग की बात हो जाए तो बच्चे की क्या है? एज के हिसाब से हाइट उसकी कम है। ये शॉर्ट अल्फाज हैं, पिछला जो फ़िक्रा है उसको ये टर्मिनोलॉजी जो है वो हमें बता रही है। तो डॉक्टर सिर्फ स्टंटिंग लिखेंगे या अंडरवेट लिखेंगे, या हो सकता है अंडरवेट की बजाय U/W लिख दें। ठीक है, U और W। ठीक है, इससे पता चलेगा कि अंडरवेट लिख दिया डॉक्टर ने। तो ये चीज़ें आपको एब्रीविएशन वगैरह ये पढ़नी आनी चाहिए। फिर आ जाएगा MAC क्या है? मिड आर्म सर्कमस्टेंस है बेटा। मिड आर्म सर्कमस्टेंस, बाजू बच्चे का जो है ऊपर वाला, उसकी कितनी मोटाई है वो पैमाइश की जाती है, इसको कहते हैं MAC शॉर्ट में, मिड आर्म सर्कमस्टेंस। इट्स डिक्रीज इन एक्यूट माल न्यूट्रिशन, अगर ज़्यादा माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा बच्चा तो वो ये उसका MAC जो है वो कम हो जाएगा। फिर आ जाएगा OFC एंड MCC। OFC कहते हैं बेटा ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कमस्टेंस, ऑक्सीपिटल कहते हैं जो सर के पिछली जानिब हड्डी है, और फ्रंटल पेशानी वाली हड्डी, और सर्कमस्टांस उसकी घेराव, उसकी पैमाइश। और ये MCC क्या है? मैक्सिमल काफ सर्कमस्टेंस, पिंडली का ये है सर्कमस्टेंस। तो ये ऊपर वाला बेटा बाजू का था, ये सर का था, और ये पिंडली का है। तो बच्चे की पिंडली की पैमाइश करनी है, भाई मोटी है या पतली है। बच्चे का सर का देखना है कि सर उसका उसकी उम्र के हिसाब से, खुराक के हिसाब से वो ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाजू की मोटाई देखनी है। तो ये क्या रेशोज़ इज़ इंक्रीज इन एक्यूट माल न्यूट्रिशन, तो इसकी रेशो बढ़ेंगी। OFC और MCC की रेशो जो है वो माल न्यूट्रिशन में बढ़ेंगी, और MAC जो है वो माल न्यूट्रिशन में कम होगी। तो अगर ये चीज़ें दो बढ़ रही हैं, यानी उसके सर का और पिंडली का ये बढ़ रहा है, तो ये भी माल न्यूट्रिशन की वजह हो सकती है। और MAC यानी जो बाजू है वो कम हो रहा है, तो ये भी माल न्यूट्रिशन की ही जो अलामत है एक। तो यह आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे बेटा? मॉडिफाइड गोम्स क्लासिफिकेशन। ये गोम्स एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इसने 1965 के अंदर 1956 है बेटा, फेडरिको गोम्स 1956 में उसने एक क्लासिफिकेशन दी थी, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लासिफिकेशन है। उसने बच्चों की 3 कैटेगरी की थी कि नॉर्मल जो है मेल न्यूट्रिशन, अगर 81% या अबव एक्सपेक्टेड वेट ऑफ एज अकॉर्डिंग टू NCHS। ये N क्या है? नेशनल, C से क्या है? सेंटर, ठीक है, ऑफ, H से क्या है? हेल्थ, और S से क्या? स्टैटिस्टिक्स, USA।
यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक अगर बच्चे ने उसकी उम्र के हिसाब से 81% या इससे ज़्यादा वेट गेन किया हुआ है तो इसका मतलब वो बच्चा नॉर्मल है। और इसके अलावा 3 ग्रेड उसने दिए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। इससे अगर कमी होगी बच्चे में तो यही NCHS के मुताबिक तो वो बच्चा जो है वो ग्रेड में आएगा। अगर 71 से 80% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट है उसका फॉर एज, उम्र के हिसाब से अकॉर्डिंग टू NCHS स्टैंडर्ड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेड 1 में है ये बच्चा। और अगर उसका वज़न जो है 61 से 70% उसने गेन किया है उसी हिसाब से NCHS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो वो क्या है, ग्रेड 2 में आएगा। और अगर लेस दैन 60 है तो वो किस में आएगा, ग्रेड 3 में आएगा बेटा। तो ये आपने मारूजियों के हिसाब से याद कर लेना है। हो सकता है MCQs में आ जाए आपका कि 71% से 80% जो है एक्सपेक्टेड वेट है एज के हिसाब से NCHS के मुताबिक, तो आपने बताना है कि उसकी मारूजियों में आपने MCQs में तलाश करना ग्रेड 1 में है ये। और अगर 80% या इससे अबव है तो वो नॉर्मल में है, 61 to 70% है तो वो ग्रेड 2 में है, और लेस दैन 60 है तो वो ग्रेड 3 में है। ये आपको अच्छे से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। फिर ये क्लासिफिकेशन दी है बेटा WHO ने। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो गोम्स की थी, फ्रेडरिको गोम्स की, और ये WHO की है। अगर बच्चे के अंदर एडिमा हो, सोजिश हो, तो क्या होगा बेटा, वो वेल न्यूरिश्ड है या माइल्ड माल न्यूट्रिशन है, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है या स्वेयर माल न्यूट्रिशन है। तो एडिमा अगर यानी सोजिश है बच्चे के किसी भी हिस्से पे, हाथों पे, पैरों पे, अक्सर औक़ात बच्चों के जो है वो पेट भी फूला होता है बेटा, मुंह भी सोजिश का शिकार होता है और हाथों पाँव पे भी सोजिश होती है। तो ना तो वेल नरिश्ड है, ना माल नरिश्ड है, ना मॉडरेट, उसको तो नरिशमेंट मिल ही नहीं रही ना, तो यानी कि वो स्वेयर माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इसको कहते हैं एडिमेटस माल न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं, एडिमा सोजिश को कहते हैं। और ऐसी सोजिश जिसके ऊपर आप अगर उंगली लगा के प्रेस करोगे तो गड़ा पड़ जाए तो वो एडिमा कहलाती है, ठीक है। वेट फॉर हाइट के लिए देखेंगे तो ये 90 से 120% जो वेल नरिश्ड है, और 80 to 89% मामूली माल न्यूट्रिशन का शिकार है। और कुछ बच्चे जो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं वो 70 to 79% होते हैं। और स्वेयर न्यूट्रिशन का जो शिकार है वो लेस दैन 70% है, स्वेयर वेस्टिंग है इसको बोलेंगे। फिर आ जाएगा हाइट फॉर एज, बच्चे की हाइट देखेंगे एज के हिसाब से, यहाँ पे वेट देखा है, यहाँ पे हाइट देखी है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो 90 से 110% जो हैं वो अच्छे वेल नरिश्ड होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 90 से 94% और जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। और कुछ बच्चे मॉडरेट माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, वो 85 to 89 है। और लेस दैन 85% जो है वो स्वेयर स्टंटिंग है। तो बच्चों के हमने एडिमा देखना है, उनका वज़न देखना है, उनकी हाइट देखनी है और इस चार्ट से उसको मैच कर लेना है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट PCM यानी प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन। तो इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होगी, मामूली की और स्वेयर की, ठीक है। सॉरी, M से माइल्ड, M से मामूली और मॉडरेट दरमियाने दर्जे की। क्या है, ग्रोथ कर्व स्टार्ट्स टू फाल्टर। ग्रोथ कर्व जो है वो ग्रोथ जो कर्व है बेटा वो स्टार्ट फाल्टर कहते हैं गिरना शुरू हो जाती है। सॉरी, हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। ग्रोथ कर्व मैं समझा के आया था पिछले 3-4 लेक्चर पीछे, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो एक चार्ट था बेटा, उस चार्ट के अंदर ग्रोथ कर्व कैसे बनती थी मैं समझा के आया हूँ, तो वो ले सकता है, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्टों में मौजूद है। तो ग्रोथ चार्ट जो है वो गिरने लगता है माल न्यूट्रिशन से। इरिटेबल, बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, बच्चे का जो सोने का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिक्रीज एपिटाइट, उसकी भूख में कमी आ जाती है। अर्ली हेयर चेंजेस लाइक ड्राई, ब्रिटल और स्प्रेस हेयर, बच्चे के जो बालों की अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं। बच्चे के बाल खुश्क हो जाना, ब्रिटल भुरभुरे से हो जाना, यानी कि ऐसे बाल जो खुद ब खुद हाथ में आ जाएं, टूट जाना। स्पार्स हेयर आ जाएंगे। स्पार्स हेयर कहते हैं बेटा यानी बालों की जो तादाद है उसमें कमी आ जाना। बच्चे की जिल्द जो है वो, कुछ बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं तो कुछ के बाल जो है वो उनकी जिल्द नज़र आ रही होती है, तो ये भी माल न्यूट्रिशन की एक निशानी है कि उनके बाल खुश्क हो जाना, भुरभुरे यानी टूटना शुरू हो जाना, हाथ में आ जाना और बाल जो है वो छिद्रे हो जाना, इसको स्पार्स हेयर बोलते हैं। एनीमिया, खून की कमी का शिकार हो जाना। माउथ अल्सर, मुँह में छाले बन जाना। चिलियोसिस कहते हैं बेटा जो कॉर्नर्स है ना माउथ के,
तो उनके अंदर वहाँ पे जो ज़ख़म बन जाना, ठीक है, वो हो जाना, ये सारे माल न्यूट्रिशन की अलामात हैं। डिक्रीज़ टोन इन मसल्स, जो बच्चे के मसल्स हैं उनके टोन में कमी आ जाना। फ्लैबी आर्म्स, बच्चे के बाजू जो हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे कमज़ोर होते हैं और यानी ढीले ढाले से हो जाना। एंड थाइज़, और उसकी जो थाइज़ हैं, पट जिसको बोलते हैं, वो भी जो है वो फ्लैबी हो जाना। रिब केज प्रोमिनेंट, और उसकी पसलियाँ जो हैं वो वाज़े नज़र आना शुरू हो जाना। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शंस, और लगातार इन्फेक्शन का शिकार, कभी नमूनिया हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे शिकार रह जाना। तो ये किसकी थी अलामात बेटा? ये माइल्ड टू मॉडरेट PCM थी, यानी प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन। अब आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्फेयर PCM, यानी अगर शदीद PCM हो गया, यानी प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन हो गया, बच्चे की शदीद खुराक की कमी का शिकार हो गया, तो कौन से अलामात होंगी? इसमें मराजमस आ जाएगी एंड क्वाशिरकोर आ जाएगी। मराजमस और क्वाशिरकोर मैं पहले भी दिखा के आया था बेटा, तो मैं मज़ीद भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, क्वाशिरकोर और मराजमस है। ये देखें बिल्कुल हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, पसलियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये मराजमस है। और अगर बच्चे के हाथ पाँव पे सोजिश है, पेट फूला हुआ है और उसका जिगर बड़ा हुआ है, तो ये क्वाशिरकोर है। ये देखें बेटा, ये मराजमस है। ये देखें बिल्कुल सूखा पतला, और अगर ये इसके जिगर पे सोजिश है, फैटी लीवर हो गया है और सोजिश आई हुई है और जिल्द पे निशान वगैरह बने हुए हैं, स्वेलिंग है, तो ये क्वाशिरकोर है। तो ये शदीद माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ये मराजमस और क्वाशिरकोर देख लिया आपने बेटा। पेरेंट्स ज़ाहिरी तौर पे कैसा नज़र आएगा? मराजमस वाला बच्चा लेथार्जिक होगा, बिल्कुल लागर होगा और इरिटेबल, और बिल्कुल इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ा होगा। लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट, और उसके जिस्म से चर्बी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबकुटेनियस फैट कहते हैं बेटा जहाँ जहाँ फैट होनी चाहिए, यानी पेट पे, बटक्स पे, थाइस पे, बाजुओं के नीचे जहाँ जहाँ चर्बी होनी चाहिए वो जगह, तो उनको सबकुटेनियस फैट कहते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड इंग्विनल स्किन फोल्ड्स, और उससे जो एक्सिलरी और इंग्विनल स्किन फोल्ड्स हैं उसके वो लॉस हो जाएंगे, यानी उसकी जो जल्द है वो बिल्कुल ढीली ढाली पड़ जाएगी। लॉस ऑफ बक्कल पैड ऑफ फैट, जो बक्कल वैसे बेटा चीक को कहते हैं, गाल को, तो गाल के ऊपर जो चर्बी होनी चाहिए जिससे गाल खूबसूरत लगते हैं, वो पैड भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल पिचक जाएंगे गाल। लार्ज प्रोमिनेंट आइज़, बड़ी बड़ी आँखें वाज़े नज़र आएंगी, यानी डेले बाहर आ जाएंगे, उसके नज़र आ रहे होंगे। प्रोमिनेंट रिब केज, और उसकी पसलियों का जो पिंजरा है वो बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। अभी मैं मराजमस आपको दिखा के आया हूँ, तमाम चीज़ें उसमें आप नोट कर सकते हैं। फिर क्वाशिरकोर आ जाएगा। अपीयरेंस एपैथेटिक, एपैथेटिक कहते हैं बेटा किसी चीज़ में तवज्जो ना देना बिल्कुल भी, और बिल्कुल ऐसे कोई कुछ भी हो रहा हो तो बच्चा ऐसे पड़ा है बस, तो एपैथेटिक नज़र आएगा। एडिमा प्रेजेंट, सोजिश मौजूद होगी, स्टार्टिंग फ्राम फीट, और पाँव से स्टार्ट होगी। पिटिंग इन नेचर, और पिटिंग होगी। पिटिंग कहते हैं बेटा गड़ा पड़ना, यानी सोजिश होगी, आप उंगली से या अंगूठे से हल्का सा प्रेस करोगे तो गड़ा पड़ जाएगा वहाँ पे, उसको पिटिंग इन नेचर कहते हैं। ऐसी सोजिश जो जिसमें गड़ा पड़े वो पिटिंग इन नेचर कहलाएगी। स्किन चेंजेस, उसकी जल्द में तब्दीलियाँ आ जाएंगी बेटा। शोज़ एरियाज़ ऑफ हाइपर पिगमेंटेशंस, उसके एरियाज़ ऐसे नज़र आएंगे, पाँव वगैरह पे, हाथों पे जो काले धब्बे बनेंगे उसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। लेटर देयर इज़ अ डिस्कमेंटेशन और स्केलिंग, और बाद में जो है वो जल्द के ऊपर से छिलके उतरना शुरू हो जाएंगे। लीविंग एरियाज़ ऑफ डीपिगमेंटेशन टर्म्ड एज क्रेजी पेवमेंट, और बाद में जो दाग धब्बे बच जाएंगे उसको एरिया जहाँ पे डीपिगमेंटेशन हुई थी तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रेजी पेवमेंट कहेंगे। और डर्माटाइटिस स्पेशली ऑन एरियाज़ ऑफ फ्रिक्शन, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह जहाँ पर चलते फिरते उठते बैठते रगड़ लगती है, तो ऐसी जगहों पर निशान बच जाएंगे, ठीक है। वेट ओजिंग स्किन, गीली और चिपचिपी सी स्किन होगी उसकी। हेयर चेंजेस, उसके बालों में तब्दीलियाँ आ जाएंगी। ड्राई एंड कोर्स, खुश्क बाल हो जाएंगे उसके। डीपिगमेंटेड हो जाएंगे। लॉस ऑफ कर्लीनेस एंड कैन बी प्लक्ड, और इनकी जो घुंघरियालापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और आम तौर पर इनको आसानी से हाथ लगाएंगे तो वो प्लक हो जाएंगे, यानी जैसे बाल टूटते हैं, ठीक है। आउट पेनलेसली, और प्लग्ड आउट पेनलेसली, यानी बाहर बाल फट भी जाएंगे, उतर भी जाएंगे, और बच्चे को दर्द भी नहीं होगा क्योंकि वो जो सेंसेशंस हैं उसकी ख़त्म हो गई और बाल बेजान से ही हैं, ऐसे उतर रहे हैं।
इन लार्ज लीवर, जिगर बढ़ जाएगा ड्यू टू फैटी इन्फिल्ट्रेशन, चर्बी की वजह से जिगर पे चर्बी चढ़ जाएगी। तो अब हमने देख लिया बेटा माइल्ड और मॉडरेट जो है माल न्यूट्रिशन देख ली। अब हम इसको मैनेज करेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो वो हम पढ़ेंगे बेटा फिर अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।